कितनी लेट देश कब आजाद हुआ था? 47 में। लेकिन ये कब गए? 65 में। मतलब ये देश आज़ादी के बाद तक रहे हैं। ऐसे क्रांतिकारी हैं जो देश आज़ादी के बाद तक रहे हैं। इनका जीवन कहाँ से शुरू होता है? नवंबर 1910 में इनका ये पैदा होते हैं, ये अपना जन्म लेते हैं। और ये सबसे पहले अपनी क्रांति की जो शुरुआत होती है इनकी, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। उन्होंने सुनने में आया कि जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ है, एक हमारे देश में इंडियन पुलिस एक्ट लागू होने जा रहा है, इसके खिलाफ था एक रोलेट एक्ट, एक और ये 2003 एक्ट के खिलाफ था। 1919 तो उम्र कितनी है इनकी अभी तक? सिर्फ 9 साल की। और इन्होंने शपथ ले लिया अपनी जिंदगी में कि मैं अंग्रेजों को देश से बाहर हो रहा हूँ, ये हमारे ऊपर अत्याचार करते हैं बहुत सारा, और इनको हम देश से क्या करेंगे? बाहर निकाल देंगे। सिर्फ 9 साल की उम्र में। फिर उन्होंने क्या किया, ऐसे बढ़ती गई उम्र, बढ़ती गई, और अनेकों किताबें पढ़ी, जैसे उनमें से एक सत्याग्रह प्रकाश स्वामी दयानंद सरस्वती की लिखी हुई, ये अनेकों पुस्तकें उसने पढ़ी, अपने धर्म के ऊपर बहुत सारी पुस्तकें पढ़ी। उसे लगा कि देश को तो मेरी वास्तव में आज़ादी की जरूरत है। ऐसे ही 1924 के आते आते, कौन से 1924 के आते आते इन्होंने HRA नाम का एक ग्रुप बनाया। क्या बनाया? ग्रुप संगठन। ये इसमें बहुत सारे व्यक्ति थे, जैसे पंडित राम प्रसाद बिस्मिल थे, चंद्रशेखर आजाद थे, अशफाकुल्ला थे, राजेंद्र लारी थे, रोशन सिंह थे। ऐसे इनके अंदर एक बटुकेश्वर दत्त नाम का व्यक्ति भी था, भगत सिंह बीच में थे, राजगुरु सुखदेव इसी पार्टी में होते थे। ये सारे के सारे कहीं ना कहीं कांग्रेस से जुड़े हुए होते थे। लेकिन इन्होंने क्या किया कि वे हम कांग्रेस में हमें नहीं लगता वो दम है कि ये देश को आजाद करवा देगी, हमें नहीं लगता। इनके तौर तरीकों से देख, कांग्रेस भी चाहती थी देश आजाद हो, लेकिन दूसरी पार्टियां भी चाहती थी, रास्ते अलग अलग थे, लेकिन मंजिल एक देश को आजाद करवाना। 1924 में उन्होंने अपनी खुद की पार्टी बना ली, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। क्या नाम था? हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। कोई भी संगठन उसको सबसे पहले ना चलाने के लिए पैसे की जरूरत होती है। किस चीज की जरूरत होती है? पैसे की जरूरत होती है ना। लेकिन पैसा इनको ज्यादातर कौन देता था? इसमें 2 व्यक्ति मुख्य रहते थे, एक तो रोशन सिंह, क्या नाम था? रोशन, और दूसरा था राजेंद्र नाथ लहरी। क्या नाम था? राजेंद्र नाथ लहरी। ये 2 मुख्य व्यक्ति थे, इनमें ज्यादातर पैसे का संचार, पैसे ये दिया करते थे किस ग्रुप को? HRA ग्रुप को। लेकिन इन्होंने देखा तो पैसे की अब ज्यादा जरूरत पड़ती है, उन्होंने एक कांड किया जो काकोरी कांड के नाम से फेमस है। किसके नाम से? काकोरी कांड। ये काकोरी कांड किया इन्होंने मिलकर किसके साथ? पंडित राम प्रसाद बिस्मिल। इन्होंने ये टोटल कितने व्यक्ति थे? 10 व्यक्ति थे। ये हमें देखने में लग सकता है कि सरप्राइज ऐसी बात हो सकती है कि हमें जचे ना, सत्तर न लगे, लेकिन 10 व्यक्तियों ने पूरी की पूरी ट्रेन को लूटा, जिसमें 25-30 तो अंग्रेज अधिकारी थे, सारे के सारे गनमैन थे। वो सारे के सारे के हाथों में क्या रहती थी? बंदूक रहती थी। तो सरकारी खजाना था वो एक तरह का। तो उन्होंने इस ट्रेन को लूटा और उसमें से लगभग 8,000 रुपये प्राप्त हुए। कितने रुपये प्राप्त हुए? 8,000 रुपये प्राप्त हुए। उसी समय चंद्रशेखर आजाद, क्या नाम? चंद्रशेखर आजाद। इनकी माता जी और पिताजी गरीब परिवार से थे, बहुत गरीब परिवार से थे। तो इन्होंने इनको एक पत्र लिखा कि भाई हमें सुनने में पता लगा कि आपने ऐसे ऐसे ट्रेन को लूटा है, तो आप कृपया करके सिर्फ 10 रुपये हमारे पास भेज दो, 10 रुपये भेज दो, हमारा काम चल जाएगा। हाँ, ऐसी स्थिति थी कि माता पिता को 2 जून की मतलब 2 टाइम की खाना तक नहीं नसीब होता था। सुबह खा लिया तो शाम को निश्चित पक्का नहीं है कि खाना मिलेगा। घर पर गए चंद्रशेखर आजाद और उन्होंने अपने माँ बाप को कहा कि मैं पैसे तो नहीं दे सकता, इसके लिए मुझे माफ करें, लेकिन मेरे पास ये बंदूक है, इसमें 2 गोलियां हैं। पैसे तो नहीं दे सकता लेकिन गोलियां दे सकता हूँ। ये देश के लिए लूटा हमने पैसा, ये देश आजादी में काम आएगा, ये अंग्रेजों को उखाड़ फेंकने के लिए है।
ये ऐसे में पैसे दे लग गया, तो सारे क्रांतिकारियों के ऐसे ही तो है घर परिवार, तो सारा पैसा ये ऐसे क्रांतिकारियों में लग जाएगा घर में। पर्सनल यूज के लिए पैसा नहीं है, देश आजादी के लिए पैसा है। अपने देखो ये चंद्रशेखर आजाद, ऐसे ऐसे क्रांतिकारी हुए हैं देश के। खोज कर ले, ये यूज करना दिया दस्तखत। पार्टी बनाएगी HRA, और वो काकोरी काट गया, इसमें से इनको पैसे मिले, लेकिन ये धीरे धीरे टूटती गई, क्योंकि लगभग 1929 में इसमें चंद्रशेखर आजाद थे, वो भी पकड़े जा चुके थे एलिफेंट पार्क में, और 1931 में आते आते भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव सिंह को भी फांसी दे दी गई थी। 24 मिनट से है ना ये पार्टी टूटती चली गई, पैसे की कमी के कारण। कोई भी क्रांति ना बगैर पैसे और बगैर हथियार के हो ही नहीं सकती। 1928 में इन्होंने अपनी पार्टी का नाम बदल कर रख लिया HRSA, इसमें थोड़ा सा चेंज किया इन्होंने, ये इसका नाम था HSRA, ये नहीं, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। क्या नाम था? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। उन्होंने अपनी पार्टी का नाम रख लिया। 1929 में यही फिर इसका पतन होता चला गया इस पार्टी का। बहुत बड़ी लेवल की पार्टी बनाई थी इन्होंने, कांग्रेस के समक्ष में खड़ी करी थी। देखो दो तरह के नेता थे, एक थे नरम दल के कहते हैं जिन्हें, और एक थे गरम दल के, है ना। दोनों एक कैची की तरह काम करते हैं, जो कैची होती है ना, लेकिन उसके अंदर जो कपड़ा आएगा ना, देखो इसका भी बराबर हाथ होता है और इसका भी बराबर हाथ होता है ना, तो दोनों का टारगेट यही था, कैची की तरह काम करते थे नरम दल वाले और गरम दल वाले। चोट दोनों तरफ से लगती थी अंग्रेजों को। इनका ये पतन होते चला गया धीरे धीरे। एक घटना बताता हूँ मैं तुम्हें। भगत सिंह, लाला लाजपत राय थे, क्या नाम था? लाला लाजपत राय। इनकी हत्या कर दी गई थी, किसने? सैंडर्स ने और स्कॉट ने, दो अधिकारी थे, इन्होंने इसकी हत्या कर दी थी लाला लाजपत राय की लाठियां मार मार के। तो भगत सिंह ने उसी दिन प्रण ले लिया था, भाई हमने तो इसको मारना है, स्कॉट को। स्कॉट मिला नहीं, सैंडर्स मिल गया, सैंडर्स को गोली मार दी। किसने मारी? भगत सिंह ने। और साथ में दो लोग और थे घटना में शामिल थे, तो चंद्रशेखर आजाद और कोई 7-8 जनों ने पहले प्लानिंग बनाई थी कि हम इनको मारेंगे, लेकिन मुख्य इनमें थे भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव थापर नाम इनका पूरा। इन्होंने एक प्लानिंग बनाई कि हम क्या करेंगे, दिल्ली के अंदर एक बम फोड़ेंगे। क्या फोड़ेंगे? बम फोड़ेंगे। और उसका कारण क्या है? हम बम फोड़ेंगे, उससे वो हमको अरेस्ट करेंगे, हम अरेस्ट करवाएंगे अपनी बात, क्योंकि हमारा संगठन क्या हो चुका है, बिखर चुका। हम गांव-गांव जाएंगे, घर घर जाएंगे, तो कितने लोगों को बता सकते हैं। एक मान के चलो अभी मैं पढ़ाने आ जाऊँ इंडिया न्यूज चैनल पर, तो मैं ज्यादा कवर कर सकता हूँ एक बार में ही। तो इन्होंने सोचा हम एक बड़े लेवल पर आएंगे और हम कहेंगे हमने बम फोड़ा है, हम बताना चाहते हैं हमने क्यों फोड़ा। उसे हम बताएंगे हम तो देश को आजाद करवाना चाहते हैं, तुम अंग्रेज हो, तुमने हमें गुलाम बना रखा, हमने इसलिए बम फोड़ा। ये सारी चीजें अगर हम बताएंगे तो सुबह अखबार में आएंगी, पूरे देश में क्रांति होगी और ये देश झट से आजाद हो जाएगा। इनका टारगेट ये था। तो इन्होंने प्लानिंग बनाई, इसमें दो व्यक्ति आएंगे, एक तो सुखदेव और एक बटुकेश्वर दत्त। इसमें दो व्यक्ति चूज कर लिए गए कि ये दो व्यक्ति जाएंगे और बम फोड़ेंगे। उस समय भगत सिंह को USSR जाना था कोई काम के लिए, देशभक्ति का ही काम था, क्रांति का ही। इसको वहाँ पे एक मीटिंग थी, वहाँ जाना था, लेकिन ये कैंसिल हुई जैसे तैसे करते। और इसने एक अपील की अपने ग्रुप में कि देखो भाई बटुकेश्वर दत्त ठीक है, लेकिन आप मेरे को जरूर भेजो, मैं भी जाना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं पढ़ा लिखा इंसान हूँ। भगत सिंह बहुत पढ़े लिखे इंसान थे, ऐसी बात नहीं है। जितने भी क्रांतिकारी हुए हैं बहुत पढ़े लिखे हैं। इन्होंने क्या कहा कि देखो भाई मैं जाऊंगा, मैं थोड़ा सा क्या है बहसबाजी करने में सक्षम ज्यादा हूँ, बहसबाजी ज्यादा कर सकता हूँ। जो अपनी दलील है ना, यानी कि अपनी बातें मुझे दलील कहा जाता है, वो मैं अच्छे तरीके से रख सकता हूँ। और जब भगत सिंह बोलता था ना, जज के भी कान खड़े हो जाते थे, वो भी ज्यादा बोल नहीं पाता था उसके सामने। ऐसे बातें रखता था भगत सिंह, ऐसी दलील रखता था, अपने सामने वाले को बोलने नहीं देता था। ये था उसके अंदर कॉन्फिडेंस इतना था। उन्होंने कहा इसके कारण सुखदेव कैंसिल किया गया, यहाँ पर भगत सिंह को भेजा गया, भाई चलो ठीक है तुम बम फेंकना। ये बम एक ऐसा बम बनाया गया था जो सिर्फ और सिर्फ आवाज करता था और धुआं करता था।
इस इनका कोई भी टारगेट नहीं था किसी भी इंसान को मारे, क्योंकि वो जो असेंबली थी उसमें इंडियंस भी थे, भारत वाले लोग भी थे बहुत ज़्यादा। तो इन्होंने बम, ये जो बम बनाते थे ना, इन्होंने पहली बार तो नहीं फोड़ा था, अनेकों बार बम फोड़ चुके थे, अनेकों आंदोलनों में। ऐसी क्रांति बगैर बम हथियार की इनकी नहीं होती। तो इनको जो बम देते थे, इनका क्या नाम था, लोकनाथ वैद। लोकनाथ वैद, इन्होंने इस बम को रोहतक डिस्ट्रिक्ट में बनाया था। लोकनाथ वैद ने यहाँ पर बम बनाया था, भगत सिंह को भेजा था। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने तब बम फोड़ा था। अब बात आई है बम फोड़ने की, वो वहां गए, इन्होंने एक चीज देखी, भाई हम एक तो बम फोड़ेंगे और एक पर्चे पैम्पलेट बनवाएंगे और वहां पर फेंकेंगे बम फोड़ते ही कि भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत को छोड़ो, आप यहाँ से बाहर जाओ, हमारे देश को आजादी चाहिए, हमें स्वराष्ट्र चाहिए, अपना राष्ट्र चाहिए। उसमें कुछ ऐसी क्रांति की बातें लिखी हुई थी, वो पर्चे फेंकेंगे। उन्होंने ठीक वैसा ही किया। भगत सिंह ने तो बम फोड़ा, बटुकेश्वर दत्त ने पर्चे फेंके। ठीक है, उन दोनों को फिर केस वगैरह चला। क्या था, इनको इतनी लंबी सजा नहीं होनी थी, तो अंग्रेज क्या करते थे, अपने व्यक्तियों को तो कम देते थे, क्रांतिकारियों को ज्यादा देते थे। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को सजा हुई। तब वहां पर एक वकील था भारतीय, वो इनको देख रहा था कि वो भगत सिंह ने फेंके बम को, लेकिन बटुकेश्वर ने क्यों असर किया कि बम मैंने भी फेंके हैं। तो उसने जाकर जेल में बटुकेश्वर दत्त से पूछा कि भाई मैं वहां मौजूद था, मैंने देखा बम तो भगत सिंह ने फोड़े थे, आपने तो पर्चे फेंके थे वहां पर, तो आपने ऐसा क्यों किया कि आपने बम फोड़े। बटुकेश्वर दत्त कहता है कि मुझे पता था मेरे दोस्त को लंबी सजा होने वाली है, तुम इसको अकेला कैसे छोड़ सकता था, क्या इसका दिल लगता वहां अकेला इतना लंबा जेल में, इसके दिन कैसे कटते। ऐसे थे बटुकेश्वर दत्त भगत सिंह के साथ ना उसका कोई कसूर था, ना पर्चे पकड़ने की कितनी हो जाती, ज्यादा से ज्यादा फाइन लग जाता, कोई दंड लग जाता, जेल नहीं होती इतनी लंबी, उन्हें जेल दे दी गई थी लंबे टाइम की। ऐसे बटुकेश्वर को, भगत सिंह को और बटुकेश्वर को जेल हुई, दोनों को जेल हुई। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, चंद्रशेखर आजाद पकड़े गए, राजगुरु सुखदेव पकड़े गए। इनके साथ एक इनका गद्दार, दोस्ती में गद्दारी भी निकल आती है। उसने बता दिया भाई भगत सिंह ने तो स्कॉट को भी मार रखा, और सब सैंडर्स को मार रखा, स्कॉट को मारने आए थे और इन्होंने क्या किया, सैंडर्स को मार रखा। भगत सिंह को फांसी इस बात पर हुई थी, नहीं तो जेल हुई, फांसी दे दी गई, भगत सिंह को सजा सुना दी गई, फांसी की राजगुरु को, भगत सिंह को, राजगुरु को, सुखदेव को, तीनों को। बच गया तो बटुकेश्वर दत्त, इसने तो नहीं मारा था, इसको काले पानी की सजा दे दी गई, जिसे हम आज का कहते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह, वहां पर जेल होती थी हमारे। क्या है, किस भगत सिंह को किस दिन फांसी हुई थी, 23 मार्च 1931 को फांसी हुई थी। भगत सिंह बटुकेश्वर दत्त को बुलाता है और अपनी डायरी के अंदर, ये है बात लगभग 1929 में, बुलाता बटुकेश्वर दत्त को और अपनी डायरी के अंदर लेता है ऑटोग्राफ, इसके बटुकेश्वर दत्त के, बटुकेश्वर दत्त के ऑटोग्राफ लेते हैं भगत सिंह और उसे प्रणाम करते हैं, ऐसे हाथ जोड़कर कि आप जैसा दोस्त मुझे ना तो कभी मिला और ना ही मिल पाएगा जिंदगी में कभी भी। आपने इस देश के लिए देखो अपना बलिदान कैसे दे दिया। बटुकेश्वर दत्त के साइन ये थे भगत सिंह, यानी कि कितना कीमती इंसान रहा होगा वो, है ना। जब इनको फांसी हुई तो 3 दिन पहले 20 तारीख को बटुकेश्वर दत्त काला पानी से इनको एक पत्र लेटर लिखता है और एक बात कहता है। उस लेटर में सबसे पहले ये लिखा होता है, यू आर लकी, आप तीनों के तीनों ना बहुत लकी पर्सन है, एंड आई एम सो अनलकी, मैं बहुत अनलकी हूँ। क्यों? क्योंकि आपको तो फांसी मिली, आप तो लकी हो, मुझे फांसी नहीं मिल पाई, मेरी किस्मत अच्छी नहीं है। दोबारा रिटर्न में भगत सिंह लेटर लिखते हैं, वी आर सो अनलकी, यू आर लकी। हम तो इतना ही कर पाए देश के लिए, देश आजादी में ना, भगत सिंह कहते हैं 1% भी योगदान नहीं दे पाया मैं तो इस चीज के लिए ना, मैं तो शर्मिंदा हूँ। आपके पास और टाइम है, देश को आजाद हम तो नहीं करवा पाए, हमें जरूर भरोसा देश को आजाद आप करवा ले जाओगे। देखो एक दूसरे का प्रेम बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह के अंदर। फिर
भगत सिंह अपनी माता जी को माँ विद्यावती नाम है उनकी माता जी का, माँ विद्यावती को एक पत्र लिखते हैं। उस पत्र में क्या लिखते हैं कि हे माँ, मैं भगत सिंह, मैं तो इस देश को छोड़कर जा रहा हूँ, लेकिन आपको आपके बेटे भगत सिंह के रूप में बटुकेश्वर दत्त को देके जा रहा हूँ। आप ये मत मानना आपका बेटा चला गया, आपके पास बटुकेश्वर दत्त है आपके बेटे के रूप में। भगत सिंह ने उसको अपना सगा भाई माना और माँ विद्यावती को लेटर लिखा, ये आपका बेटा आज के बाद कौन, बटुकेश्वर दत्त। तो 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव तीनों को फांसी दे दी जाती है। इसके बाद बटुकेश्वर दत्त तो अभी कहाँ है, काला पानी ही है जेल में, और जो काला पानी की सजा होती है नहीं आजीवन कारावास मिला था। क्या मिला था, आजीवन कारावास। इसमें क्या होता है कि पूरी उम्र इंसान को वहीं जेल के अंदर काटनी पड़ती है, और वहाँ पर इतना अत्याचार होता था, खाना इतना खराब मिलता था कि कोई भी व्यक्ति अगर उसको खाए तो बीमार हुए बगैर नहीं रह सकता था। तो इसको ट्यूमर क्लोसिस यानी कि टीबी की बीमारी हो चुकी थी इसको, बटुकेश्वर दत्त को वहाँ रहते रहते। तो इन्होंने सोचा अंग्रेजों ने तो टीबी हो गई, अब इसका इलाज करवाएंगे, पैसे लगाएंगे, लेके जाएंगे, लेके आएंगे तो ज्यादा खर्च हो जाएगा। हाँ ये जरूर, अब ये जीवित नहीं रहेगा, ये इतना बीमार हो चुका है, क्रांति दोबारा नहीं करेगा। तो इन्होंने अपने पैसे बचाने के लिए इसको क्या किया, बिहार जेल में भेज दिया। वहां से कहाँ भेज दिया, बिहार जेल में। सेम वही कंडीशन, यहाँ की कंडीशन और हालात बुरे हो चुके थे बटुकेश्वर दत्त जी के, और बिहार जेल में भी इन्होंने सोचा भाई हम इसको छोड़ देते हैं, लेकिन इससे कंडीशन ले लेंगे, ये इतना बीमार हो चुका है, ये हमारे को बीमारी भी तो लग सकती थी उनको अंग्रेजों को। तो उन्होंने अपने बचाव के लिए क्या किया, इनको 1939 में 1939 में एक एग्रीमेंट लिया लगभग, इसमें इसको छोड़ दिया गया, और ये एग्रीमेंट लिया अब बिहार से बाहर नहीं जाओगे। इनको ये डर फिर भी था, 1% बाई चांस ये ठीक हो गया, और क्रांतिकारी ऐसे होते हैं हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठते कभी भी, और ये तो फिर देश में क्रांति जगा देगा। 1939 में उसने कहा ठीक है भाई इसको तो चांस से बाहर निकल लेगा। 1939 में इसको रिहा कर दिया गया बिहार जेल से भी, और इसे छोड़ दिया गया। 3 साल के अंदर इसकी हालात ठीक होते ही तुरंत 1942 में इसने क्विट इंडिया, हमारे यहाँ एक आंदोलन हुआ था भारत छोड़ो, गांधी जी द्वारा किया गया था, उसमें शामिल हो गए कांग्रेस में, और भारत में नहीं को जगह पर जाकर इसने क्या किया, क्विट इंडिया के नारे लगाए, आंदोलन शुरू किए, घर घर जाकर, गांव गांव जाकर, बिहार से बाहर भी अनेकों अपने राज्यों में पूरे भारत देश में घुमाए। 1945 में अंग्रेज सरकार ने इन्हें फिर पकड़ लिया, नवंबर 1947 में। क्या अच्छा, तो कह रहा था बिहार से बाहर नहीं जाऊंगा, फिर इसे 1939 में इसने इसको ज्वाइन किया था। 1942 तक इसने आंदोलन किए, 1939 से लेकर 1942 तक इसने आंदोलन किए। 1945 तक इसे जेल में रखा गया, 42 से लेकर 45 तक इसे कहाँ रखा गया, दोबारा जेल में, लगभग 4 साल तक ये जेल में रहा। 1945 में भारत लगभग आजाद हो चुका था, बस एग्रीमेंट साइन होने बाकी थे। 1947 में देश आजाद हो जाता है, बटुकेश्वर दत्त को छोड़ दिया जाता है, रिहा कर दिया जाता है। वो तो सभी को रिहा कर दिया गया था, जो जो जेल में थे उनको सभी को छोड़ दिया गया था। 1947 में कुछों को रख दिया गया था, जो क्रांतिकारी थे ना उनको लगभग छोड़ दिया गया था। अब 1947 के बाद की घटना, इनको छोड़ दिया गया 1947 के बाद। कोई तो बना नेता, प्रधानमंत्री बन गया, कोई कुछ बन गया, लेकिन 1947 के बाद भी इन पर नजरबंदी का कानून एज इट इज अप्लाई रहा कि आप बिहार से नहीं जाओगे, देश आजाद हो चुका है। तब भी इनके ऊपर 1947 में क्या कानून है, नजरबंदी का, कई सालों तक है ना ये बिहार से बाहर, तब भी नहीं जा सकते थे। ये कानून देश आजाद होने के बाद भी चलता रहा। क्या इन नेताओं को, इस क्रांतिकारी से कोई डर था ये देश को फिर आजाद करवा देगा? अरे देश तो आजाद हो चुका, आप किस चीज का डर भाई? क्रांतिकारियों से उनका सम्मान करना चाहिए तुम सभी को, है ना। लेकिन क्या हुआ, नजरबंदी का कानून सेम चलता रहे, हमारे देश का दुर्भाग्य है। तब कैसे पता चला राजेंद्र प्रसाद को, इनको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, और इन्होंने यहाँ का जो डीसी था, डिप्टी कलेक्टर, जिसे आईएएस कहते हैं आज के समय, इनको कहा कि हाँ भी तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम बटुकेश्वर दत्त के ऊपर आज तक नजरबंदी चले हुए। तब इसने सॉरी कहा और बटुकेश्वर दत्त खड़ी किए गए यहाँ से।
बटुकेश्वर दत्त को कोई भी रोजगार न मिलने के कारण देश आजाद के बाद ऐसा क्रांतिकारी इसको रोजगार तक नहीं मिला। हमारे देश का ये दुर्भाग्य है। कई कई दिन कई कई रात बगैर खाए भूखे पेट गुजारनी पड़ी इस बटुकेश्वर दत्त को। खाना तक नसीब नहीं हुआ। पूरा का पूरा परिवार ऐसा भी हुआ कभी पानी पानी पीकर ही सो गया हो पूरी रात। आखिरकार करके एक क्रांतिकारी करे क्या, भूखा मरता, पहले पेट बचाए, दुनिया को तो तब बचाएगा ना तब अपने आप को बचाएगा। ऐसा क्रांतिकारी कोई भी नहीं चाहेगा वो ऐसा काम करे। इसने सिगरेट कंपनी में काम करना शुरू किया, सिगरेट बेचने का काम। क्या करता भूखा मरता। खाना जब 10 दिन खाना नहीं खाए हो ना तो एक क्रांति ये सारी चीजें निकल जाती हैं दिमाग से। जब उन्होंने सोचा कुछ दिन काम कर लेता हूँ, पैसा आएगा मैं अपना दूसरा काम शुरू कर दूंगा, लेकिन इस सिगरेट कंपनी से विशेष ज्यादा लंबा नहीं टिक पाए, निकाल दिया गया। इसने अनेकों जगह पर खिलौने आदि बेचने की कोशिश की, काम नहीं चल पाया। एक गाइड के तौर पर काम किया पटना के अंदर। गाइड होते हैं ना ऐसे बताते हैं भाई ये यहाँ का रास्ता वहाँ का रास्ता है, देखने की जगह होती है ट्रेवलर्स गाइड, इस तौर पर भी काम किया लेकिन काम नहीं चला। आगे आकर थोड़े साल बाद बस ड्राइवर के परमिट मिल रहे थे। क्या मिल रहे थे? परमिट। पटना के अंदर बसें चल रही थी, वहाँ पे एक अनाउंस किया गया जितने भी क्रांतिकारी ना इनको ना फ्री में हम क्या दे देंगे, परमिट दे देंगे, तुम्हारा काम चल जाएगा। तो ये गया डीसी के पास, देखो बटुकेश्वर बीके दत्त, क्या बीके दत्त, मैं बोला ये डीसी बोला कौन बटुकेश्वर दत्त? ये हमारे देश का दुर्भाग्य है। पूरे भारत देश के अंग्रेजों को पता था बटुकेश्वर दत्त कौन है, क्योंकि वो डर था उनको इससे, लेकिन हमारे देश के डीसी को नहीं पता कौन बटुकेश्वर दत्त। उसने कहा वही बटुकेश्वर दत्त हो जिसने भगत सिंह के साथ असेंबली में बम फोड़ा था। अच्छा आप हो बटुकेश्वर दत्त, क्या प्रूफ आपके पास कि आप वही बटुकेश्वर दत्त हो? उसने कहा हम क्रांतिकारियों के पास सबूत वगैरह कुछ नहीं होते, हमारा तो सबूत यही है। भगत सिंह का सबूत क्या है? उसकी फांसी उनका सबूत है। हम तो अपने सर पर है ना क्या है, कफन बांधे फिरते हैं, हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है रिटर्न में, लिखित में उनको चाहिए होते हैं जिनको लालच होता है, हमें किसी डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं। फिर इनकी जैसे तैसे सिफारिश लगकर बस ड्राइवर का परमिट मिल गया इनको। कुछ समय तक ये काम चला, फिर ये बसों का काम है इनका बंद ही हो गया बसों का, तो ये भी निकाल दिए गए। करें क्या, यहाँ से ये निकाल दिए गए। और जहाँ तक आते आते इनको टीबी ने इतना घेर लिया था, ये मरने तक की हालात में आ गए थे। इनको कैंसर हो चुका था, ट्यूबरकुलोसिस, अनेकों बीमारियां आ चुकी थी, क्योंकि वो बताया ना मैंने जेल में कुछ ऐसी परिस्थिति आ जाती है वहाँ पर बगैर बीमार रहे आ ही नहीं सकता कोई भी व्यक्ति। ये ऐसे इनको अनेकों बीमारियां आ चुकी थी उस समय तक। एक दिन ये अखबार पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे? अखबार पढ़ रहे थे। अखबार में उन्होंने देखा माँ विद्यावती का फोटो। कौन माँ विद्यावती? भगत सिंह की माता। भगत सिंह के पिता का क्या नाम था? सरदार किशन सिंह। भगत सिंह की माता का नाम विद्यावती। भगत सिंह के दादा का नाम था सरदार अर्जुन सिंह। इनके चाचा जी का क्या नाम था? सरदार अजीत सिंह। इससे पता चला माँ विद्यावती तो जीवित है। इसने ये नहीं कहा कि भगत सिंह की माँ जीवित है। अखबार पढ़ा और उसने क्या कहा? माँ विद्यावती तो अभी जीवित है। इसने इसको मिलने के लिए कहाँ गया? लाहौर गया। और माँ विद्यावती इनको जब देखती है, ये नहीं कहती है आ मेरे बेटा बटुकेश्वर दत्त, उनके मुंह से भी एक बात निकलती है कि आओ मेरे बेटा भगत सिंह। क्योंकि उसने कहा था ना मैं नहीं जा रहा हूँ भगत सिंह के रूप में, आपको बटुकेश्वर दत्त दे के जा रहा हूँ। आज भगत सिंह वाला काम आगे से बटुकेश्वर दत्त संभालेगा इस देश को। तो भगत सिंह की माँ विद्यावती भी एक ही बात कहती है, उसे गले लगा लेती है और दोनों के आंखों में आंसू रहते हैं, वो प्रेम की धारा बहती है और वो कहती है आओ मेरे बेटा भगत सिंह। ऐसे फिर बातें करते हैं, वो उनके पैरों को छूते हैं बटुकेश्वर दत्त। ऐसे चर्चाएं चलती रहती है, आपस में बातें करते हैं। हाँ भैया परिवार कैसा है, हालात क्या है? दोनों के हालात एक जैसे, खाने को दाना तक नहीं, ऐसे हालात आ चुके थे। तभी उन्होंने बताया कि मैं तो बहुत बीमारियों का शिकार हूँ, मेरे हालात बिगड़ चुके हैं। बिहार सरकार क्या हुआ? बिहार में
इनको बीमारियां हो चुकी थी, बिहार में इनको बेड तक नहीं मिला सरकारी हॉस्पिटल में। जब ये बात पावर तक गई, ऊपर सरकार को पता चली कि बिहार के अंदर ऐसा ऐसा हाल है बटुकेश्वर दत्त के साथ, वो कैसे पता चला? यहाँ एक रिपोर्टर था, बटुकेश्वर दत्त का दोस्त था, वो न्यूज चैनल वाला, उसने इस न्यूज को इतना फैला दिया कि ये बात ऊपर तक पहुंच गई। तब इनको बेड तब मिला था सरकारी हॉस्पिटल के अंदर भी। पंजाब की सरकार कोई मैसेज करती है, भाई अगर आपके बस की बात नहीं है ना तो इनको आप यहाँ भेज दो, हम इलाज करवाएंगे। क्योंकि भगत सिंह कहाँ का? पंजाब का, और भगत सिंह के दोस्त बटुकेश्वर दत्त का। ऐसा करो, इसको पंजाब भेज दो, अगर आपके बस की बात नहीं है तो यहाँ से चला जाता है कहाँ? पंजाब में। ये कहाँ चला जाता है? पंजाब में। और पंजाब में जाता है माँ विद्यावती, लाहौर में मिलता है माँ विद्यावती से जाकर पंजाब। ये गए फिर एम्स हॉस्पिटल में, कहाँ? न्यू दिल्ली, दिल्ली के अंदर है एम्स हॉस्पिटल, वहां गए। इन्होंने पंजाब की जो सरकार थी इनको 1100 रुपए का चेक दिया। क्या दिया? चेक, इलाज करवाने के लिए। लेकिन ये पर्याप्त नहीं था। क्या नहीं था? ये इससे इलाज नहीं हो सकता था ज्यादा। इन्होंने कहा, फिर भी जैसे तैसे करके कुछ तो इन्होंने सहायता की। लेकिन एम्स हॉस्पिटल में जब ये पहली बार गए ना तो इन्होंने कहा, भाई हाँ भाई नाम बताओ। बीके दत्त, मेरा नाम क्या है? बटुकेश्वर दत्त है। बोले कौन बटुकेश्वर दत्त? न्यू दिल्ली के अंदर एम्स हॉस्पिटल की घटना है। कौन बटुकेश्वर दत्त भाई? हुआ रही हो? उन्होंने कहा मैं वही बटुकेश्वर दत्त हूँ। आज मैं इस दिल्ली में दूसरी बार आया हूँ। एक बार तो जब मैंने भगत सिंह के साथ में पढ़ा था, ये वही दिल्ली है। और मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था मैं दिल्ली में इस हालात में आऊंगा, दोबारा जब आऊंगा। तो वो बाहर आए, इनका इलाज करने के लिए एम्स हॉस्पिटल वालों ने मना कर दिया, अगर आपके पास पैसे हैं तो आप आओ, नहीं तो कौन बटुकेश्वर दत्त, अभी कोई मतलब नहीं है। बाहर आए, न्यूज रिपोर्टर वाले तो आ जाते, उन्हें पता है ये बटुकेश्वर दत्त है, देखो हालात। पैसे नहीं दिए न्यूज वालों ने, लेकिन ये पूछा, हाँ बटुकेश्वर दत्त जी आपको दिल्ली में आकर कैसा लग रहा है? तब उसने कहा था ये वही दिल्ली है, मैंने एक बार यहाँ आकर बम तो फोड़ा था, लेकिन जिंदगी में कभी सोचा नहीं था मैं यहाँ दोबारा इस हालात में आऊंगा। तब पंजाब सरकार ने इसको 1100 रुपए का चेक दिया था एम्स हॉस्पिटल में, तब ये भर्ती हुआ। और माँ विद्यावती ने पैसे खत्म हो गए, जिंदगी के बचाए हुए लगभग 3500 कुछ रुपए दे दिए बटुकेश्वर दत्त को अपने बेटे के इलाज के लिए ना। ये तो इनको भगत सिंह मानते थे, 3500 रुपए क्या किया बटुकेश्वर दत्त के इलाज के लिए दे दिए, लेकिन ये भी पर्याप्त नहीं थे। 20 जुलाई 1965 देश आजादी को लगभग 18 साल हो गए, तब बटुकेश्वर दत्त माँ विद्यावती की बाहों में अपने प्राण त्याग देते, इलाज नहीं हो पाता। एम्स हॉस्पिटल के बाहर और पंजाब सरकार ने क्या कहा कि इसकी आखिरी इच्छा पूछो गई क्या है, तुमको तो पता था अब ये बचेगा नहीं, तो इसकी क्या है? क्योंकि समय पर अगर चीज कोई नहीं संभाली जाए तो एक क्या होता है, अपचता है, और क्या चिड़िया चुन रही है, अब एक लास्ट स्टेज आ चुकी है। तो पंजाब सरकार को पता चला भाई फिर भी कि इसकी आखिरी इच्छा क्या है। वो चाहता तो अपने बच्चों के लिए अच्छी अच्छी चीजें मांग सकता था, पैसे मांग सकता था, है ना, नौकरी मांग सकता था, सरकारी गवर्नमेंट नौकरी दे सकती थी सरकार, बिल्कुल। उसने जब ये कहता है आखिरी इच्छा जो मांगता पूरी होती है अगर संभव होती है, लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं मांगा। उसने एक चीज मांगी कि जहां भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी देकर जहां इनका दाह संस्कार किया गया था, मेरा भी दाह संस्कार उसी जगह पर जहाँ भगत सिंह का होता, उन्हीं की जहाँ उनके वो बनाए गए ना दाह संस्कार की समाधियाँ, उन्हीं समाधियों के साथ मेरी भी समाधि हो। मेरी ये आखिरी इच्छा है कि ताकि मैं अपने दोस्त भगत सिंह के साथ रहूं मरने के बाद। ये दोस्ती दोनों के अंदर थी, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त के अंदर। ऐसा ही होता है। वो गांव है हुसैनी वाला, क्या नाम है? अमृतसर से जब पाकिस्तान बॉर्डर की तरफ चलते ना तो ये आखिरी गांव में से एक पड़ता है हुसैनी वाला। वहाँ भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव की लोग समाधियाँ हैं, वहीं बटुकेश्वर दत्त की भी समाधि है। बटुकेश्वर दत्त मरने से पहले अपनी डायरी में लिखा है कि भगत सिंह, मैं मरने के बाद तेरे पास आऊंगा ना
तो तू मेरे से एक ही सवाल पूछेगा, मुझे पता है कि हमारा देश कैसा है, आज़ाद हुआ या नहीं हुआ। मैं आपको एक ही बात कहूँगा, ठीक हुआ, आप उस समय पर फांसी चढ़ गए देश के लिए। अगर आज आप जीवित होते, आज तक आप जीवित होते, देश आज़ाद हो चुका है, 18 वर्ष हो चुके हैं, तो आप भी एक बात कहते कि अरे हमने भी फांसी किन लोगों के लिए दे दी जो आज हमारी शहादत को भूल चुके, 18 वर्ष बाद भी बटू केशव दत्त के साथ। ये तो एक घटना है, न जाने कितने लोगों के साथ ये घटना हुई है। तो बटू केशव दत्त हमारे देश में बहुत बड़े क्रांतिकारी हुए हैं, लेकिन दुर्भाग्य हमारे देश का, हम उनका सम्मान तक नहीं कर पाए। धन्यवाद।